जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो एक बार सभी लोग सेशन के साथ में जुड़ जाए। मेरी विजिबिलिटी क्लियर है ना। और सेशन में आप सभी लोग क्लास में सही समय के साथ उपस्थित हो गए तो फटाफट सेशन के साथ में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर भी करते चले, जिससे हर एक छात्र इस क्लास का लाभ ले पाए। और आप सभी को जानकारी, आज है सैटरडे शनिवार और हर सैटरडे हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट, जो कि आज के सेशन में यहां पर हम डिस्कस करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 5 से 11 अप्रैल का डेटा इस सेशन पर हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। और आप सभी को जानकारी है दोस्तों, यहां पर आज के दिन जो सेशन आपका होगा वो यहां पर यूनिट 9 का होने वाला है, जिसमें पहले आपने रैपिड रिवीजन सेशन देखा है और इसके बाद में रैपिड रिवीजन के साथ में अब आपको एमसीक्यूज जो सेशन है ये आज शाम को कितने बजे मिलेगा। तो आज शाम को दोस्तों ये सेशन आपको 5 बजे मिलने वाला है। तो यूनिट 9 के इस एमसीक्यू सेशन में भी आप सभी लोग जरूर यहां पर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं 2027 का जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें इंग्लिश माध्यम में सर्व सक्षम है ना और हिंदी माध्यम में सर्वप्रथम और एमपी जीके बाय विकास सर का भी बैच आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा एमपी पीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज है ये भी उपलब्ध है, वो भी नेगेटिव मार्किंग पर आधारित। तो इस टेस्ट सीरीज को भी आप इनरोल यहां पर कर सकते हैं। और दोस्तों एक लाइन है जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत सुंदर लाइन कि अभी भी वक्त है, कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर और खींच ले कमान पर तीर, कि खींच ले कमान पर तीर और वार कर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, कि ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, लेकिन जीतना है अगर तो कोशिश 100 बार कर। मैं हर बार बोलता हूं कि निरंतरता के साथ में जो प्रयास करता है वो निश्चित तौर पर सफल होता है। तो बिल्कुल निरंतरता ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर दिखाते हैं। इसी मेहनत के साथ में आप सभी को पढ़ना है। चलिए, तो एमपी स्पेशल में वीकली करंट अफेयर्स में क्या है खास, तो सबसे पहला दोस्तों नाम हमें यहां पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का मिल रहा है, जिसमें आपने पहले उज्जैन के अंतर्गत इस वैदिक घड़ी का नाम सुना था, लेकिन अब है ना बनारस यानी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में ये दोस्तों विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई, जिसकी फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जिसमें 4.46 करोड़ से अधिक आयुष्मान जो कार्ड है ये मध्य प्रदेश में जारी किए गए। किस योजना के अंतर्गत, तो आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम जरूर सुना है और इसमें पात्र परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार यहां पर प्रदान किया जाता है। और आप सभी को पता है जो आयुष्मान कार्ड योजना है या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 के अंतर्गत की गई थी और इसमें हमारे पास स्मार्ट चैटबॉट भी है जिसका नाम है आयुष्मान सखी। ठीक है, चलिए, तो महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य है ना, महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन दोस्तों कहां पर हुआ है, तो बनारस में इसका आयोजन आपको देखने को यहां पर मिला है। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोस्तों विभिन्न तौर पे संयुक्त रूप से कार्य करते हुए सांस्कृतिक संबंध आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया है बनारस में, है ना। बनारस के अंतर्गत इसका आयोजन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति आपको यहां पर देखने को मिली थी। इसके साथ में समापन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के जो वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, इनकी उपस्थिति चीफ गेस्ट के तौर पर भी हमें देखने को यहां पर मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो है ये यहां पर कौन बन गई, तो इनका नाम है डॉक्टर समिता राजौरा। इनका नाम है डॉक्टर समिता राजौरा, जो कि मध्य प्रदेश की नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक यहां पर बन गई है, या इन्हीं को हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के तौर पे यहां पर जानते हैं, क्योंकि इससे पहले सुब्रंजन सेन जो कि इसके प्रमुख थे, लेकिन अब इसके बाद में यह जिम्मेदारी डॉक्टर समिता राजौरा को यहां पर सौंपी गई है, डॉक्टर समिता राजौरा। तो याद रखना ये आईएफएस अधिकारी हैं जो कि मध्य प्रदेश की क्या बन गई, नई प्रधान मुख्य वन संरक्षक यहां पर बन गई
नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विभास कुमार ठाकुर, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। अर्चना शुक्ला को अनुसंधान एवं विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कमोलिका मोहंता, जिनको लघु वनोपज संघ का एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पर नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट भी आप मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके अंतर्गत आप सभी को दोस्तों पता है 14 अप्रैल आ रहा है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। और इसमें इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का आयोजन जो होगा ये 8 तारीख से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक होने वाला है, जिसमें जिला भिंड में 14 अप्रैल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा और इसके साथ में संत रविदास जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2027 तक जिला स्तर पे दोस्तों सामाजिक समरसता कार्यक्रम का भी आयोजन यहां पर किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में मोबाइल कोर्ट अब आपके शहर में, जिसमें न्याय सारथी रथ जो है इसको लॉन्च किया गया है, या इसी को मोबाइल एड क्लिनिक के तौर पे यहां पर जानते हैं, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ये एक इनिशिएटिव है, जिसमें हर जिले में एक न्याय सारथी वाहन दिया जाएगा। और ये न्याय सारथी वाहन कार्य क्या करने वाला है दोस्तों, ऐसे लोग जो कि जरूरतमंद है, गरीब है, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है या फिर उसके लिए वो कहीं ना कहीं दूसरे शहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको सरकारी योजनाओं के साथ साथ यहाँ पर कानूनी जो सलाह है ये गांव गांव जाकर यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो गांव गांव जाकर जरूरतमंदों को मौके पर ही न्याय एवं कानूनी सलाह मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 51 जिलों के लिए 51 मोबाइल वैन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मुकदमों की जानकारी, सलाह, दस्तावेज तैयार करना, ये सब इसके माध्यम से मिलेंगे। और इसमें खास तौर पे जो वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है और वो गरीब लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनको यहां पर ये सुविधाएं आपको न्याय सारथी रथ के तौर पर देखने को मिलने वाली है, जिनकी आप फोटो भी यहां पर स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल जी के द्वारा नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त को यहां पर शपथ दिलाई गई है। और इसमें हमारे पास में किनका किनका नाम आएगा, तो एक नाम आता है आलोक नागर का और दूसरा नाम आता है राजेश भट्ट का। ठीक है, आलोक नागर और राजेश भट्ट, जिनको क्या बनाया गया है, तो ये राज्य सूचना आयुक्त के पद पर यहां पर इनके द्वारा शपथ ली गई है। तो यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की मैं बात करूंगा तो उसमें आलोक नागर और राजेश भट्ट का आपको नाम यहां पर देखने को मिलता है, जिनके साथ में डॉक्टर मोहन यादव जी की फोटो भी आप स्क्रीन के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में कौन रहे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है, अवधेश प्रताप सिंह है ना। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो इनका नाम विजय यादव। अच्छा, मैं यदि आपसे बोलता हूं कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट यहां पर देंगे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यहां पर कौन नियुक्त किए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त के तौर पर ओंकार नाथ का नाम आता है, डॉक्टर वंदना गांधी के साथ में डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में नीरज मंडलोई और राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी भी यहां पर उपस्थित रहे थे, जो कि आपको अपॉइंटमेंट की दृष्टिकोण से भी ये डेटा यहां पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भोपाल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि भारत का पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका पावर शो यहां पर देखने को मिला है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसका गठन 1984 में हुआ था, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये एनएसजी का क्या है, ध्येयवाक्य है। तो अभी आतंकवाद और आपदा से निपटने के लिए यदि मैं बात करूंगा तो भोपाल जिले के अंतर्गत किसका नाम मिलता है, तो तुमड़ा गांव का यहां पर नाम देखने को मिलता है, जहां पर यह प्रशिक्षण जो केंद्र है ये बनाया जाएगा, जिसमें खासतौर पर आतंकवादी हमले हैं, आपदा की स्थितियां, उनसे निपटने को लेकर ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। कहां पर, तो भोपाल जिले के अंतर्गत तुमड़ा गांव का यहां पर हमें नाम देखने को मिलता है, जिसमें एनएसजी और मध्य प्रदेश पुलिस के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से इसकी शुरुआत यहां पर देखने को मिली। इसमें मॉक टेरर अटैक जो है, जो कि एक लाइव डेमो के तौर पर एनएसजी कमांडो के द्वारा यहां पर दिया गया। अच्छा, यदि मैं एनएसजी की बात करूंगा तो एनएसजी के वर्तमान में हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है बी श्रीनिवासन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल में बनेगा फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसमें वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित मध्य प्रदेश में कहां पर होगा? भोपाल में होगा, जिसमें दोस्तों आपको पता है जो कि प्रशासनिक प्रबंधन अकादमी RCVP नरोना भोपाल के अंतर्गत यहां परिसर में है ना फाइनेंस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना यहां पर की जाएगी, जिसमें खास तौर पे हम बात करें बजट विश्लेषण की बात करें या सरकारी योजनाओं की निगरानी के साथ साथ वित्तीय शोध की बात करें तो इन सबको लेकर मदद यहां पर ये इंस्टीट्यूट करेगा, जिसका नाम है फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहां पर होगी? भोपाल में इसकी स्थापना होगी। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव जी ने बोला है जो सिंहस्थ हमारा देखने को मिल रहा है उज्जैन में 2028 में, तो उज्जैन में हवाई पट्टी को लेकर जिसमें बोइंग 320 एयरबस जो विमान है उनके संचालन को लेकर विकास और विस्तार को लेकर लगभग 590 करोड़ रुपए यहां पर स्वीकृत किए गए। और आपको पता है जो उड़ान योजना है इसके उज्जैन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया है। और आपको पता होगा उड़ान योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में दोस्तों रीवा से रायपुर हमें एक पहली उड़ान देखने को मिली, किसके अंतर्गत? तो ये है दोस्तों फेयर से फुर्सत योजना के अंतर्गत, जिसमें बोला गया है कि यदि रूट एक होगा तो किराया भी इसके अंतर्गत एक होगा, यानी वन रूट वन फेयर। ठीक है, ये भी आप यहां पर याद रखिएगा। इसके अलावा बोला गया दिल्ली में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको पहले 2000 रुपए मिलता था, लेकिन अब यह धनराशि 10,000 रुपए यहां पर सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने बोला है कि चने के कुल उत्पादन का 25% और यदि मैं मसूर की बात करूंगा तो उसकी पूरी फसल लगभग 100% जो है वो खरीदारी या खरीदेगी कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार। और इसके लिए लगभग 3,174 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें बोला गया कि मसूर की फसल की खरीदी 100% होगी, जिसका लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन का यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा मंदसौर जिले की हम बात करें तो मंदसौर जिले में कातना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्वीकृति अभी हाल ही में दी गई। और इसमें मंदसौर जिले के अंतर्गत हम बात करेंगे तो भानपुरा तहसील के लगभग 3500 हेक्टेयर जो सिंचाई भूमि है ये सुविधा यहां पर ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है जल गंगा संवर्धन अभियान का, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से हुई है। 30 जून तक ये अभियान चलेगा। और इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि खरगोन जिले के अंतर्गत नाम आता है कसरावद विकास खंड का, जो कि उत्कृष्ट प्रभावी इंप्लीमेंटेशन में प्रदेश में पहले नंबर पे आया है। जबकि खरगोन जिले की बात करें तो जल संरक्षण के मामलों में जो खरगोन है ये आपको तीसरे स्थान पर देखने को यहां पर मिल रहा है। तो एक तो नाम खरगोन के अंतर्गत किसका आएगा? तो कसरावद विकास खंड का नाम आएगा। और खरगोन की बात करें तो ये आपको दोस्तों प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर कौन से नंबर पे देखने को मिल रहा है? तो तीसरे नंबर पे देखने को यहां पर मिल रहा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा तो आपको यहां पर डेटा याद रखना है महिला क्रिकेटर में क्रांति गौड़ का। क्रांति गौड़ ने अभी हाल ही में दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में निर्मला भूरिया जी से मुलाकात की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी इनके द्वारा मुलाकात की गई है भोपाल में उनके निवास पर, जिसके अंतर्गत आप ये फोटो भी यहां पर स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। आपको पता है जो क्रांति गौड़ है ये महिला क्रिकेट जो विजेता टीम रही वर्ल्ड कप में उसमें सदस्य भी रही। और इनका जो संबंध है वो कहां से है? तो क्रांति गौड़ का जो संबंध है छतरपुर जिले के घुआरा से आपको देखने को यहां पर मिलता है। 2025 की महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा यहां पर किया गया। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है प्रदेश में 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसका थीम क्या है कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का अधिकतम विकास निर्धारित किया जाए। क्योंकि ये आवश्यक भी है, क्योंकि शुरुआती तौर पे जन्म से लेकर 6 वर्षों तक शिशु का बच्चे का एक मस्तिष्क का विकास बेहतर होना ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और उसमें 9 अप्रैल को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इसकी उपस्थिति जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपको देखने को मिली है। और इस पर पोषण पर चर्चा कार्यक्रम भी यहां पर एक संवाद के तौर पर शामिल किया गया है। इसमें बोला गया है कि मुख्य रूप से मातृ एवं शिशु पोषण, जन्म से 3 वर्ष तक मस्तिष्क विकास,
3 से 6 वर्ष तक खेल आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाए और बच्चों में स्क्रीन टाइम कम किया जाए और समुदाय की भूमिका सशक्त आंगनवाड़ी निर्माण में देखने को मिले और इससे संबंधित गतिविधियां इस पोषण पखवाड़े के तौर पर आपको देखने को यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि ये कहा भी गया कि लगभग शिशु का मस्तिष्क का विकास जो है लगभग 85% ये जन्म से 6 वर्ष की आयु तक यहां पर हो जाता है, जिसमें ये पोषण पखवाड़ा आपको एक महत्वपूर्ण कार्य यहां पर इसके अंतर्गत करेगा। और आपको पता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक पोर्टल भी है जिसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल, और पंखुड़ी पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सामुदायिक सहयोग एवं दान अभियान भी इसके माध्यम से चलाया जाएगा। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो रायसेन में क्या हुआ, उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को यहां पर कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिलेगा और इसके अलावा पराली को यहां पर कचरे से कंचन बनाने की जो तकनीक है उसमें प्रशिक्षण श्रृंखला किसानों की खेती को एक नए पायदान पर ले जाएगी और फसल प्रबंधन के लेकर बाजार और आधुनिक तकनीकों पर दी जाएगी यहां पर जानकारी। तो उन्नत कृषि महोत्सव इसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो 11 से 13 अप्रैल के अंतर्गत दोस्तों आयोजन हमारा रायसेन के अंतर्गत। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि कृषि मंथन 2026 इसका आयोजन कहां पर दोस्तों किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, तो ये आपका जबलपुर में, जहां पर कृषि मंथन का आयोजन यहां पर किया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे लिए, है ना, इस वीकली डेटा में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में क्या है कुछ यहां पर खास। तो सबसे पहले आप देखेंगे एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2026 की जारी कर दी गई है, जिसमें यह बोला गया है कि टोटल प्राइमरी एनर्जी जो सप्लाई है ये भारत की यहां पर 2.95% की वृद्धि के साथ में बढ़कर 9.3 लाख किलो टन तेल समतुल्य आपको देखने को यहां पर मिल रही है। और इसके साथ में भारत में जो टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये कितनी हो गई है, तो 47 लाख मेगावाट यहां पर हो गई। ठीक है, तो भारत का कुल टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितना है, 47 लाख मेगावाट हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी में जो राजस्थान है वो आपका यहां पर अव्वल है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी के नाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर कैपिटा एनर्जी जो कंजप्शन अर्थात प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा खपत है वो 2015-16 से 15,296 मेगा जूल से बढ़कर अब कितनी हो गई, तो 18,096 मेगा जूल यहां पर हो गई है। मतलब ये बढ़कर कितनी हो गई है, तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 18,000 मेगा जूल यहां पर हो गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, आपको पता है रेन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो इनका नाम प्रहलाद जोशी है, और इन्होंने बोला है कि रेन्यूएबल एनर्जी स्थापित क्षमता में भारत विश्व में कौन से नंबर पे है, तो भारत विश्व में तीसरे नंबर पे। ये डेटा आपको याद रखना है कि रेन्यूएबल एनर्जी में जो भारत है वो कौन से नंबर पे आ गया है, तो भारत तीसरे नंबर पे यहां पर आ गया, जिसमें भारत के अंतर्गत ये जो क्षमता है वो कितनी है, 250 गीगावाट यहां पर क्षमता है, जिसमें 45 गीगावाट की बढ़ोतरी के साथ में तीसरा सबसे बड़ा रेन्यूएबल एनर्जी बाजार कौन बन गया है, तो भारत यहां पर रेन्यूएबल एनर्जी बाजार बन गया। कौन से नंबर पे भारत आ गया है, तो तीसरे नंबर पे भारत आ गया है। सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये 150 गीगावाट यहां पर हो गई है। पवन ऊर्जा की बात करें तो ये क्षमता बढ़कर 56 गीगावाट यहां पर हो गई है, और सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता की बात करें तो ये बढ़कर 172 गीगावाट यहां पर हो गई है। जिसके अंतर्गत इस चार्ट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो रेन्यूएबल एनर्जी में सबसे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर यहां पर रेन्यूएबल एनर्जी क्षमता में चाइना है, इसके बाद अमेरिका है, फिर आपका भारत आ रहा है। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा है, तो भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़कर अब जो भारत है उसका स्थान रेन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कौन से नंबर पे है, तो भारत तीसरे नंबर पे आ गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा को लेकर। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है उसके अंतर्गत अब तक सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि देखने को मिली, जो कि कितनी 6.05 गीगावाट। ये सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि पवन ऊर्जा क्षमता में देखने को यहां पर मिल रही है, जो कि 2024-25 में क्षमता जो जोड़ी गई क्षमता उसकी तुलना में लगभग 46% की वृद्धि इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ में आप याद रखना भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता
56 गीगावाट से अधिक यहां पर हो गई है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे 3 पवन ऊर्जा उत्पादक में दोस्तों हमारे पास में किसका नाम आ रहा है, तो चाइना का नाम आ रहा है, इसके बाद में अमेरिका है, फिर जर्मनी है। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत पवन ऊर्जा में विश्व में कौन से नंबर पे है, तो विश्व में चौथे नंबर पे। तो याद रखना पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के अंतर्गत चाइना टॉप पर आता है, फिर यूएसए, जर्मनी, जबकि भारत कौन से नंबर पे, तो भारत चौथे नंबर पे। जबकि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा में योगदान कौन दे रहा है, गुजरात दे रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी के हमें यहां पर नाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन यहां पर किया गया है, जिसके माध्यम से भारत ने टोटल 13 मेडल अपने नाम किए, जिसमें गोल्ड मेडल कितने हैं, तो गोल्ड मेडल की संख्या यहां पर 7 हो गई है। तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 क्या हैं, तो 7 यहां पर गोल्ड मेडल है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज के अंतर्गत। और यहां पर इस सीरीज में एक महत्वपूर्ण नाम आगे आया है, जिनका नाम है पायल नाग, जो कि महिला कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि इन्होंने किसको हराया, तो शीतल देवी को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्योंकि शीतल देवी भी एक पैरा आर्चरी के तौर पर उभरता हुआ नाम हमें देखने मिलता है, लेकिन पायल नाग भी अभी एक चर्चा का विषय यहां पर बनी हुई है। यदि मैं यहां पर मेंस कंपाउंड कैटेगरी की बात करूंगा तो इसमें नाम आ रहा है तोमन कुमार का, जिन्होंने दोस्तों यहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसमें पायल नाग के साथ में तोमन कुमार की आप यहां पर फोटो भी देख पा रहे हैं। बोलते हैं ना जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, और यही इतिहास रचा है दोस्तों पायल नाग, और उनके साथ में मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं शीतल देवी का। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारत की सबसे महंगी पेंटिंग कौन बन गई, जो कि यशोदा कृष्ण पेंटिंग है। और इस पेंटिंग को राजा रवि वर्मा, जो कि प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, इनके द्वारा लगभग 1890 में इस पेंटिंग को बनाया गया था। और नीलामी में आप देखिएगा ये जो पेंटिंग है लगभग 167 करोड़ रुपए में बिकी है, जो लगभग कितना है, तो 18 मिलियन यहां पर डॉलर है, जो कि भारत की सबसे महंगी अभी तक की भारतीय आधुनिक पेंटिंग यहां पर बन गई, जिसकी आप फोटो भी देख सकते हैं। ये यशोदा कृष्ण पर आधारित ये आप यहां पर पेंटिंग देख पा रहे हैं 167 करोड़ की नीलामी के साथ में, जिसने इस पेंटिंग ने एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग को भी पीछे यहां पर ब्रेक कर दिया है, पूरे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। और ये जो पेंटिंग है इसको खरीदा किसने है, तो मशहूर उद्योगपति जिनको हम साइरस एस पूनावाला के रूप में यहां पर जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है तमिलनाडु का कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर, है ना। कल्पक्कम आपको पता है दोस्तों तमिलनाडु में है, और अभी कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहां पर स्वदेशी विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकलिटी यहां पर इसके द्वारा हासिल की गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। अच्छा आप मुझे बताइएगा जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भारत के किस राज्य में, जब तक आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में यहां पर देंगे। तो एक्चुअल में ये जो क्रिटिकलिटी है उसके माध्यम से भविष्य में भारत के विशाल जो थोरियम भंडार है उसका उपयोग करने में एक बेहतर दिशा हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि क्रिटिकलिटी का मतलब होता है परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह स्थिति जब परमाणु विखंडन की एक चेन रिएक्शन स्थिर हो जाती है और इसमें रिएक्शन लगातार जारी होती रहती है, जिससे ईंधन नया जो ईंधन है वो इसके माध्यम से यहां पर बनता रहता है, जिसमें ईंधन के जरिए ऊर्जा पैदा करने के लिए दोस्तों यहां पर अब रिएक्टर बिना किसी बाहरी दखल के अब यहां पर तैयार हो गया। और आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, इनका नाम आप लोग जरूर यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रीडर तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिसमें जितना ईंधन जलेगा उससे ज्यादा ईंधन इसके माध्यम से बनेगा, और ये माना जा रहा है कि 400 साल की ऊर्जा सुरक्षा यहां पर निश्चित हो गई। यूरेनियम पर निर्भरता भारत की कम होगी, भारत का स्वदेशी संयंत्र जो है ये प्लूटोनियम थ्योरियम के लिए तैयार हो जाएगा, और इसके साथ में स्वच्छ ऊर्जा कम कचरा इस कॉन्सेप्ट के साथ में हमें भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख रहे हैं 3 चरणीय योजना परमाणु ऊर्जा में भारत को सक्षम
सक्षम बनाने के लिए आप देख पा रहे हैं, जिसमें परमाणु संयंत्रों में प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ऊर्जा पैदा करना, खास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल, दूसरे परमाणु पदार्थों का इस्तेमाल, ठीक है, भारत के 25% थोरियम भंडार के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने का लक्ष्य भी यहां पर निर्धारित किया गया है। चलिए, अगला नाम आता है हमारे भारत के इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन, जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि 2027 में लॉन्च होने वाला है। और आप सभी को जानकारी, इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी किया गया है, जो अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष में जाता है, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग सुनिश्चित करना यह बहुत आवश्यक होता है। और इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि लद्दाख के लेह में एक मिशन मित्र की शुरुआत यहां पर की गई, जिसका संबंध किससे है, तो गगनयान मिशन से इसका हमें संबंध देखने को यहां पर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रयोग है, ये दोस्तों ट्रेनिंग का, अंतरिक्ष यात्री कैसे अंतरिक्ष में रहेंगे, तो ये जो प्रयोग है दोस्तों, इसको मिशन मित्र नाम दिया गया है, जो लद्दाख के लेह में आयोजित यहां पर किया गया है, जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री है उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, जिसमें कम तापमान होगा, पर्यावरण स्थितियां डिफरेंट होगी, उसका जो माहौल है वो इस तरीके से यहां पर जनरेट करना, जिसको एक एनालॉग मिशन भी यहां पर नाम दिया गया है। और इसके लिए किन किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, तो गगनयान मिशन में शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नैयर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप की उपस्थिति हमें इस मिशन के अंतर्गत यहां पर देखने मिल रही, जिनकी आप फोटो भी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो इस मिशन को नाम क्या दिया गया, तो गगनयान के अंतर्गत इस मिशन का नाम है, जिसका नाम है मिशन मित्र, ठीक है। ये आप याद रखना, जिसका फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, इसका खिताब किसने जीता है, तो बांग्लादेश ने भैया ये खिताब यहां पर जीत लिया है। और बांग्लादेश ने किसको हराया, तो बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में हराकर यह खिताब अपने नाम यहां पर किया है। तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा, बांग्लादेश विजेता रहा, जिसको हम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तौर पे यहां पर जानते हैं, ये आप याद रखना। और इन सभी मैचेस का जो आयोजन था ये माले में हुआ, जो कि कहां पर है, तो ये आपका मालदीव में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो फुटबॉल का रेगुलेटर संस्था है, जिसको हम फीफा के तौर पे यहां पर जानते हैं, तो फीफा की स्थापना कब की गई, मैं चाहूंगा इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से यहां पर देंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है, तो यह जो दिवस है 7 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। और ये जो WHO की स्थापना वर्ष है वो 7 अप्रैल 1948 है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो क्या है, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ये हमें इसका यहां पर थीम देखने को मिल रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ठीक है। चलिए, और WHO के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है टेड्रोस एधेनोम, ये WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, जिनका आयोजन है ना छत्तीसगढ़ में हुआ, ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स से। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही और मध्य प्रदेश टोटल कितने मेडल लेकर आया। तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसका आयोजन किया गया था, जिसका जो मैस्कट शुभंकर था वो था मोरवीर। मोरवीर हमें इसका शुभंकर देखने को मिला था, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आए कर्नाटक के तैराक, जिनका नाम है मणिकांत एल, सबसे सफल एथलीट बने, जिसमें आप देख रहे हैं इन्होंने इस खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में टोटल 8 गोल्ड मेडल इन्होंने यहां पर जीते। जबकि महिला श्रेणी में उड़ीसा की दोस्तों अंजलि मुंडा हैं, जिन्होंने स्विमिंग तैराकी में कितने मेडल जीते थे, तो 5 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीते गए। तो 2 नाम आप जरूर याद रखना, एक अंजलि मुंडा और दूसरा नाम है मणिकांत एल, और इन दोनों का जो संबंध है ये आप तैराकी में आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का नाम भी हमें यहां पर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे महिला वर्ग में 5 किलोमीटर की जो दौड़ थी, इसमें नाम किसका आता है, तो आरती डावर का नाम आता है, जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो रजत पदक अपने नाम किया है। और ये जो आरती डावर है, इनका जो संबंध है कहां से है, तो इनका संबंध खरगोन जिले से।
आरती डावर कहां से? ये खरगोन जिले से। इसके अलावा रंगलाल डोडियार की बात करें तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम यहां पर किया है। तो पुरुष वर्ग में रंगलाल डोडियार का नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिवा भलावी, जिनका संबंध छिंदवाड़ा से है, इन्होंने कुश्ती 130 किलोग्राम ग्रीको रोमन स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम की है। एथलेटिक्स 5000 मीटर में रंगलाल दोस्तों जो है, इनके द्वारा कांस्य पदक अपने नाम यहां पर किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जिनका नाम है गुलाब सिंह, इन्होंने जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल यहां पर अपने नाम किया है, जिसमें आपने देखा कि 2 गोल्ड मेडल जो है ये मध्य प्रदेश यहां पर लेकर आया है। आप इस टेबल को देखिएगा, मेडल टेबल को देखिएगा, तो इस मेडल टैली के अंतर्गत जो कर्नाटक है वो सबसे ज्यादा मेडल खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में लेकर आया, जिसमें टोटल 38 मेडल है, 23 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 7 क्या है? तो 7 यहां पर ब्रॉन्ज मेडल है। जबकि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, तो मध्य प्रदेश 11वें नंबर पे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश के टोटल मेडल हैं 11, जिसमें गोल्ड है 2, सिल्वर है 3 और ब्रॉन्ज कितने हैं? तो ब्रॉन्ज हैं आपके टोटल यहां पर 6। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश कितने मेडल लेकर आया? तो मध्य प्रदेश 11 मेडल लेकर आया, जबकि कर्नाटक सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया। दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे झारखंड। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप कुछ और भी एथलीट देख रहे हैं, जिसमें एक नाम आ रहा है चांदनी नरेती का, जिनका संबंध डिंडोरी से है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और एक नाम आ रहा है सृष्टि वर्मा का, जिनको क्या मिला है? तो रजत पदक यहां पर मिला। और इनका जो संबंध है कहां से है? तो सृष्टि वर्मा का संबंध देवास जिले से है, जिन्होंने स्विमिंग में 100 मीटर इवेंट में रजत पदक जीता। जबकि चांदनी नरेती ने रेसलिंग 62 किलोग्राम का जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम यहां पर किया है। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो हमने यहां पर डिस्कस किए इस खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के अंतर्गत। चलिए अब समय हो चुका है होमवर्क का, और होमवर्क के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनके जवाब आप क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन में यहां पर देने वाले हैं। तो होमवर्क की भी हम बात कर लेते हैं। और होमवर्क में पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, जिसको हम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण के तौर पे यहां पर जानते हैं, जिसमें श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और चौथा विकल्प आपको यहां पर जापान मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस देश में दितवा साइक्लोन के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु प्रारंभ किया था? तो ऑपरेशन सागर बंधु जो दितवा साइक्लोन आया था, है ना, किस पर्टिकुलर कंट्री के अंतर्गत, जहां पर ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया था। और मैं आपको फिर से एक जानकारी दे देता हूं, है ना, आईसीटी को लेकर दोस्तों यहां पर जो मैराथन होने वाली 150 MCQs की, ये आज यहां पर मैराथन होगी। और आज इसका जो टाइम है आपको पता है, इसका टाइम रहेगा शाम को 5 बजे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग इस लाइव क्लास को अटेंड करें, जिसमें एक नेगेटिव मार्किंग को लेकर, है ना, आप लोगों के अंदर जो भय था वो अप्रोच क्या होगा, एक्यूरेसी पर हम कैसे फोकस करेंगे, ये सारी चीजें हम इन पर चर्चा करेंगे। तो आज शाम को 5 बजे इस MCQ सेशन में आप लोग जुड़िएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को पता ही है टेलीग्राम ग्रुप हमारा कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का सेशन वीकली करंट अफेयर्स का मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग लाइक और शेयर भी कर देना, और अपने दोस्तों तक भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया करिए, ठीक है। तो भैया सेशन के अंतर्गत जो होमवर्क दिया है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। क्लास में फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हर दिन सुबह 8 बजे आप सभी का होता है DCA डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन का, ठीक है। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।